Dear student, बीएससी तृतीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग में हम आज चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, विद्युत उदासीनता सिद्धांत। विद्युत उदासीनता सिद्धांत क्या होती है, मतलब पोलिंग ने क्या कहा, लेकिन एल का बंद क्रम बढ़ जाता है, व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर संभव नहीं होती है। बीएससी तृतीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का प्रकृति को आयनिक जेड एक्स ही होता है। इन दोनों ऊर्जा भी मुक्त होती है। सीएफएससी के मान वीबीटी व सीएफटी की तुलना। कंपैरिजन ऑफ वीबीटी एंड सीएफटी। वीबीटी में लिगेंड धातु के मध्य उपसंयोजक बंध बनाते हैं, जबकि सीएफटी में आयनिक प्रकृति के माने जाते हैं। अपन ने वीबीटी के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, जबकि सीएफटी के अंदर आयनिक बॉन्ड पाए जाते हैं। वीबीटी के अनुसार सारे डी कक्षा समान ऊर्जा वाले होते हैं, जबकि सीएफटी के अनुसार डी कक्षों का विभाजन भिन्न भिन्न ऊर्जा में होता है। अपन ने कौन कौन से बताए, ईजी कक्षक और T2G कक्षक। वीबीटी के अनुसार बंध सामर्थ्य के आधार पर संकुलों के स्थायित्व का निर्धारण होता है, जबकि सीएफटी में सीएफएससी मानों से संकुलों का स्थायित्व का निर्धारण होता है। वीबीटी के अंदर किस पे हो गया, उनके अंदर बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब किस तरीके से बनते हैं उसके आधार पर, बंध जो स्ट्रेंथ है, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, उसके आधार पर संकुलों का निर्धारण होता है। इसमें किससे होता है, सीएफएससी के मान से संकुलों के स्थायित्व का निर्धारण होता है। वीबीटी में सभी लिगेंड समान है, जबकि सीएफटी में वीबीटी के अंदर लिगेंड है जो सभी समान है, सीएफटी में दो प्रकार के लिगेंड पाए जाते हैं। दो प्रकार के लिगेंड कौन कौन से हैं, एक तो है दुर्बल और एक प्रबल, मतलब वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वीबीटी में संकुलों के चुंबकीय व्यवहार की स्पष्ट व्याख्या नहीं हो पाती है, जबकि सीएफटी में लिगेंड की प्रबलता के आधार पर संकुलों के अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की सही संख्या ज्ञात हो जाती है, जिससे उस कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक बिहेवियर की भी आसानी से कैलकुलेशन की जा सकती है। वीबीटी के आधार पर संकुलों के कलर और स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं की जा सकती है, जबकि सीएफटी में डीडी संक्रमण के आधार पर दो प्रकार से होते हैं, डीडी संक्रमण के आधार पर और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के आधार पर संकुलों के रंग व स्पेक्ट्रा की भी व्याख्या की जा सकती है। वीबीटी के अनुसार स्क्वायर पैनल कॉम्प्लेक्स DsP2 संक्रमण द्वारा बनते हैं, जबकि सीएफटी के अनुसार ये अष्टफल के संकुल बनाने के लिए असफल प्रयास के कारण स्क्वायर पैनल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। मतलब कोशिश तो किसी करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, लेकिन क्या बन पाते हैं, जो असफल जो प्रयास होता है उसमें क्या बनाते हैं, स्क्वायर पैनल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। अब अपन सिलेबस के अंदर क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। इसके अंदर क्या है, आपको एक साल ऑक्टाहेड्रल का आता है, एक साल टेट्राहेड्रल का आता है, या स्क्वायर प्लेनर का कॉम्प्लेक्स। मतलब धीरे धीरे लगातार ये विश्वविद्यालय परीक्षाओं में ये घूमता रहता है किस प्रकार की स्प्लिटिंग होती है। इसको अपना अक्सर समझेंगे। जब धातु परमाणु या आयन अपनी
ग्राउंड स्टेट में होता है, मतलब निम्नतम अवस्था में होता है जब 5 और डी कक्षक समान ऊर्जा के होते हैं। जब निम्नतम अवस्था में है तो अपन ने अभी पढ़ा था सीएफटी में कि उनकी जो एनर्जी होती है वो सबसे पहले समान होती है, सबसे पहले समान होती है। जब इसके लिगेंड इसके नजदीक आते हैं तो कुछ उच्च ऊर्जा में चल जाते हैं, कुछ निम्न ऊर्जा में चल जाते हैं। मतलब सबसे पहले क्या थे, जब ग्राउंड स्टेट में थे सबकी एनर्जी समान थी, लेकिन जो ही इन धातु परमाणु आयन के संपर्क में कोई लिगेंड आता है, इन पांचों कक्षकों का विभाजन या विपाटन स्प्लिटिंग हो जाती है। और किस प्रकार का संकुल बन रहा है, किस दिशा में लिगेंड धातु आयन के पास पहुंच रहा है, इस आधार पर कुछ कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं जबकि कुछ अन्य निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। इसी को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहा जाता है। अब अष्टफल के संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जब कोई अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है, मतलब जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है तो 6 लिगेंड एक अष्टफलक के कोनों से अर्थात एक्स वाई जेड अक्षों की ओर से केंद्रीय धातु आयन की ओर पहुंच सकेंगे, जैसा कि चित्र में स्पष्ट है। जैसा कि ये स्पष्ट में है, एक अष्टफलक के कोनों से एक्स वाई जेड अक्ष की स्थिति। इस प्रकार जब एक अष्टफल के आकार के 6 लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु की ओर पहुंचते तो समस्त कक्षकों की ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाती है। लेकिन ईजी जो कक्षक है, ईजी कक्षक कौन कौन से थे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। कक्षक जो कि एक्स वाई जेड अक्षों की ओर अभिविन्यासित होते हैं, वे अधिक प्रतिकर्षित होने के कारण उच्च ऊर्जा स्तर में चल जाते हैं। जबकि शेष तीनों कक्षक, मतलब कौन से उच्च ऊर्जा में कौन कौन से जा रहे हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। जबकि शेष तीनों कक्षक जो एक्स वाई जेड अक्ष रेखाओं के मध्य की ओर अभिविन्यासित हैं, अर्थात T2G, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे। इस प्रकार EG T2G कक्षकों में से EG कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर वाले चले जाते हैं, जबकि T2G कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर वाले चले जाते हैं। देखो आप एग्जाम्पल है इसमें अष्टफल क्षेत्र डी कक्षकों का विभाजन। यहाँ पर जब इसको पहले अपन ने मुक्त धातु आयन के समान ऊर्जा वाले कक्षक, जब इसके लिगेंड इसके संपर्क में नहीं आए थे तो 5 और डी कक्षकों की एनर्जी क्या थी, समान थी। जब यहाँ पर अपन ने लिगेंड आया और इसकी एनर्जी दी तो किसमें चलेगा, ये EG में और T2G के अंदर कन्वर्ट होता है। EG उच्च कक्षा वाले और T2G निम्न कक्षा वाले हो जाते हैं। इन दो प्रकार के डी कक्षकों की ऊर्जा का अंतर डेल्टा O, यहाँ O है, एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल को। एक किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, या 10DQ के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। मतलब 10DQ डिवाई, ये इसकी एक यूनिट है। डेल्टा O या 10DQ का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहा जाता है। उपयुक्त चित्र से स्पष्ट होता है कि EG कक्षक औसत ऊर्जा स्तर से प्लस 0.6 डेल्टा O ऊपर होते हैं, जबकि डेल्टा 2G कक्षक औसत ऊर्जा स्तर से 0.4 डेल्टा O नीचे की ओर स्थित होते हैं। तो टोटल अपन ने क्या बताया, एनर्जी 10DQ। तो 10DQ का मतलब है कि ऊपर के जो जा रहे हैं वो उच्च ऊर्जा स्तर वाले हैं, वो तो प्लस में है 0.6 डेल्टा O, और नीचे के जो T2G कक्षक हैं उनका है 0.4 डेल्टा O। अपन को सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये बात यहाँ रखनी है, ये दोनों याद रखते हैं कि टोटल मान इसके एनर्जी का है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन एनर्जी कितनी है, 10DQ। तो 10DQ में से प्लस 0.6 डेल्टा O ऊपर की ओर जो EG कक्षक है, और माइनस 0.4 डेल्टा O नीचे की ओर है, यहाँ पर T2G कक्षक होते हैं। तो CFC का मान निम्न सूत्र द्वारा निकाल लेते हैं अपन। इसकी अपन CFC से निकाले तो इस तरीके से अपन निकाल लेते हैं। CFC हो गई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, तो माइनस 0.4 डेल्टा O एन T2G प्लस 0.6 डेल्टा O एन EG कक्षक। यहाँ पर एन T2G व एन EG क्रमशः T2G व EG कक्षकों में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यहाँ पर ये दिख रही है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसे निम्न प्रकार समझ सकते हैं, जैसे ये एनर्जी है, यहाँ पर क्या कहते हैं, ये स्पिरिकल जब समान ऊर्जा औसत ऊर्जा, मतलब ये उस ऊर्जा में बिना उसके कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं था, समान ऊर्जा के थे। जहाँ पर तो औसत ऊर्जा स्तर से ऊपर कितने चले, EG कक्षक चले गए तो इसका मान है प्लस 0.6 डेल्टा O, और नीचे चले गए उनका है माइनस 0.4
4 डेल्टा ओ। दूसरा है चतुष्फलकीय कक्षकों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। ये अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके बारे में चर्चा करेंगे।